myself, Dr. Giriraj Bhojak, Assistant Professor, Department of Education, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू। आज मैं आपको डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा, जो कि हमारे विश्वविद्यालय का एक संकाय विभाग है, जिसके अंतर्गत आप सभी विभिन्न विषयों का दूरस्थ शिक्षा के द्वारा अध्ययन करते हैं और इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विभिन्न छात्र जो विश्वविद्यालय में किसी भी कारण से इसकी सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं, उन्हें हम ज्ञान प्रदान करते हैं। जैन विश्व भारती संस्थान लंबे समय से समर्पित है विभिन्न प्रकार के मूल्यों की स्थापना हेतु और इसके दूरस्थ शिक्षा विभाग में अनेक पाठ्यक्रम संचालित है जिनसे आप सभी परिचित हैं और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सिद्धांत, जो कि एमए शिक्षा का अष्टम प्रपत्र है और मैं इसके बारे में आपको आज प्रथम इकाई, जो कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विभिन्न नियमों से संबंधित है, उसके बारे में कुछ संप्रत्यय आपको बताने जा रहा हूं। इस इकाई के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी प्रशासन और प्रबंधन की विभिन्न दक्षताओं को प्राप्त कर सकता है और वह विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय विभिन्न प्रकार के प्रशासन को किस प्रकार से आत्मसात करते हुए विभिन्न प्रशासनिक योग्यताओं का अनुप्रयोग करते हुए अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकता है और एक प्रशासक के तौर पे उसे किस प्रकार से अपनी विभिन्न ड्यूटीज को परफॉर्म करना चाहिए या विभिन्न प्रकार के किस प्रकार के संगठन में उसे कार्य करना चाहिए, इन सभी योग्यताओं का विकास इस इकाई के द्वारा होना निश्चित है। सबसे प्रथम स्तर पर हम समझेंगे प्रशासन एवं प्रबंधन के मूल संप्रत्यय को या इसके शाब्दिक अर्थ को, जिसमें प्रशासन जो कि जुड़ा है एक प्रकार के कार्य व्यवस्थापन से, नियंत्रण से और विभिन्न प्रकार की समायोजनात्मक दक्षताओं से। प्रशासन के शाब्दिक अर्थ में यदि हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले यह जान लेना होगा कि हम प्रशासन एवं प्रबंधन को किस लिए अध्ययन करते हैं या इन्हें अध्ययन करने के बाद में हमें कौन सी योग्यताओं का विकास हो सकेगा। इन सिद्धांतों को मूलतः विभिन्न प्रकार के मूल प्रबंधन से लेकर शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है ताकि शिक्षा में आने वाली विविध प्रशासनिक समस्याओं एवं प्रबंधन के स्तर पर हम जान सकें कि किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो प्रशासन का शाब्दिक अर्थ जो हम सबसे पहले ले रहे हैं, प्रशासन शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से बना है और मूलतः यह लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से लिया गया है। मिनिस्टर का अर्थ है वास्तविक रूप से सेवा कार्य करना। जैसा कि आप देखते हैं विभिन्न विद्यालय और महाविद्यालय स्तरीय संकाय सदस्य जो कि शिक्षण के कार्य में रत है, उनकी अनेकानेक प्रकार से सेवाएं करने के लिए प्रशासन के सभी कर्मचारी या विभिन्न प्रकार की नीतियां विद्यार्थी, अध्यापक और विद्यालय के लिए कार्य किया करती हैं, जिसमें इसी प्रकार के सेवा कार्य के समान यदि हम इसके और आगे जाते हैं तो मिनिस्टर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और इसके दूसरे शाब्दिक अर्थ में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका से यदि हम कंसल्टेंस करते हैं तो एड प्लस मिनिस्ट्रेट यानी कि कार्यों का प्रशासन एवं प्रबंधन करना प्रशासन कहलाता है। प्रशासन की जो उपयोगिता है इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि आप किस प्रकार से किसी संगठन का संचालन करते हैं, यदि वो महाविद्यालय है, विद्यालय है या सेना है या किसी प्रकार का अन्य सामाजिक संगठन है, सभी संगठनों के लिए प्रशासन की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसके कारण से उनका कार्य व्यवस्थापन और संगठन के तौर पर अच्छे से अच्छा चल सके। तो मूल रूप से यदि हम समझना चाहें प्रशासन को तो यह मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग और सर्विस यानी कि किसी प्रकार के कार्यों का प्रबंधन, उनका निर्देशन और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के अर्थ से हम प्रशासन के अर्थ को समझ सकते हैं। इसी प्रकार प्रशासन जो है वो व्यक्तियों के विभिन्न प्रयासों का एक प्रकार से संगठन करता है। वो अलग अलग जो विचारधाराएं रखते हैं उन्हें वो एकता के रूप में स्थापित करके एक बेस्ट गोल की तरफ ले जाने का प्रयास करता है, वह है हमारा प्रशासन। प्रशासन के
यदि विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं पर हम गौर करते हैं तो हम समझ सकते हैं ब्रुक एडम्स की एक परिभाषा, जिसमें उन्होंने इसे एक क्षमता के रूप में डिफाइन किया है और उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से एक संगठन में कार्य करने वाले परस्पर विरोधी सामाजिक तत्वों को एक आंगिक ढंग से यानी कि समन्वित रूप से कोऑर्डिनेट फॉर्म में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम किस प्रकार से ऐक्य के रूप में ला सकते हैं और उनको सबको साथ लेकर किस प्रकार हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और निर्धारित लक्ष्य को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी परिभाषा ब्रुक एडम्स ने प्रशासन की दी है। इसी प्रकार लूथर गुलिक ने जो परिभाषा दी है कि प्रशासन का संबंध कार्यों के संपन्न करने से है जिनसे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तो इन परिभाषाओं से मूलतः हमें प्रशासन का यह अर्थ समझ में आता है कि यदि कोई संगठन में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनके मतों में मतांतर है, तो उन्हें किस प्रकार से एक सही दिशा में निर्देशित किया जाए जिस कारण से नियंत्रित होते हुए वे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्ति करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम प्रशासन के क्षेत्र पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं, जिन्हें ऑर्डवे टीड ने लगभग 6 भागों में हमारे सामने रखा है। जिसमें सबसे पहला है प्रोडक्शन यानी उत्पादन। यदि हम किसी उदाहरण के माध्यम से इसे समझना चाहें तो उत्पादन का अर्थ है जिस किसी संगठन में किसी प्रकार का जो उत्पाद हम बना रहे हैं उसे हम उत्पादन की श्रेणी में लाते हैं। यथा यदि आप स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं तो विद्यार्थी जो कि स्कूल में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को पढ़ते हुए तैयार हो रहा है, वह आपका उत्पाद है। तो वो आपका उत्पादन कैसा होगा, क्या उसकी क्वालिटीज होंगी, क्या उसकी विशेषताएं होंगी, यह प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से दूसरा जो है जन आश्वासन का क्षेत्र, एश्योरिंग पब्लिक यूज, यानी कि हम किस प्रकार से जनता के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। यदि हम विभिन्न इकाइयों में देखें तो कई कंपनियां, कई प्रकार के संगठन विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें हमें यह देखना है कि वह जन प्रयोग में कितने स्तर पर आ सकता है और किस प्रकार से वह पब्लिक के लिए अधिक से अधिक यूज में आ सकता है। उसका क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, जिससे अधिक से अधिक जनता उससे लाभान्वित हो सकती है। इसी प्रकार तीसरे क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें तो वह है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, यानी कि वित्त एवं एक प्रकार का लेखा कार्य। किसी भी संगठन में यदि कोई योजना बनती है तो आप जानते हैं कि उसके लिए सर्वप्रथम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो प्रशासन का क्षेत्र इसके अंतर्गत भी है कि वह किए जाने वाले कार्यों में कितनी पूंजी लगेगी, किस प्रकार से कार्यों का संचालन किया जाएगा, किस प्रकार से बजट बनाया जाएगा, किस प्रकार से पूंजी का निवेश किया जाएगा और उससे होने वाला जो उत्पाद है वो कितना महंगा या कितना सस्ता हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रशासन के अंतर्गत पूंजीगत जितने भी कार्य हैं उन्हें वित्त एवं लेखांकन के तहत रिकॉर्डिंग किया जाता है और उनका एक प्रकार से प्रलेख विकसित किया जाता है, जिसे हम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के तहत ले सकते हैं। अगले क्षेत्र के रूप में है पर्सनेल्स, यानी कि कार्मिक वर्ग, जो कि प्रशासन की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सभी व्यक्तियों से, सभी प्रशासन में कार्य करने वाले लोगों से ही प्रशासन की शक्ति निर्धारित होती है और उन व्यक्तियों को किस प्रकार से योग्यता पूर्वक चुना जाए, वो कितने योग्य हों, किस प्रकार उनका चयन किया जाए, किस प्रकार से उन्हें संस्थान में काम करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं और विभिन्न कार्मिकों के बीच में आने वाले जो आपसी संबंध है जो कि मधुर बने रहें, एक दूसरे के साथ में वो कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर संस्थान के लक्ष्यों की ओर प्रेरित हों। तो इस प्रकार का जो वर्ग है उसे हम कार्मिक वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं, अर्थात वहां पर काम करने वाले जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है यानी मानवीय संसाधन है वह पर्सनेल्स के अंतर्गत आता है। अगले क्षेत्र के रूप में कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय करना। यदि प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर्मचारी पाए जाते हैं तो उनके कार्यों के बीच में किस प्रकार से समन्वय स्थापित हो सकता है, किस प्रकार वो एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर कार्य कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट या अच्छे से अच्छा उत्पाद या प्रोडक्ट दे सकते हैं, इसके लिए जो निर्धारण करने वाला क्षेत्र है वह है समन्वय, अर्थात कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के कार्यों के बीच में
ऐसा सामंजस्य, ऐसी ट्यूनिंग बनी रहे जिससे पूरे संस्थान में समन्वय का माहौल बने। तो यह विशेष रूप से प्रशासन के जो क्षेत्र ऑर्डवे टीड के अनुसार बतलाए गए। इसी रूप में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो शैक्षिक प्रशासन के लिए हम बात करना चाहेंगे, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिद्धांत भी दिए गए और यह प्रशासन मुख्यतः जुड़ा है हमारे शिक्षा के क्षेत्र से, एजुकेशन के क्षेत्र से, जिसमें विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या अनेक प्रकार की शैक्षिक इकाइयां या विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थाएं आती हैं। तो निश्चित रूप से शैक्षिक प्रशासन जो है उसके अंतर्गत यदि विद्यालय प्रबंधन की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो कि प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पाया जाता है, जिसके द्वारा विद्यालय की समस्त गतिविधियों को मैनेज्ड फॉर्म में संचालित किया जाता है। और इसी के अंतर्गत विद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर उपस्थित जो प्रधानाचार्य है, शिक्षक है, विद्यार्थी है और उनके साथ में काम करने वाले जो अन्य सब ऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि हमारा गैर शैक्षणिक जो स्टाफ है, उसको सभी को उसका नियंत्रण करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, किस प्रकार से उन्हें संगठित किया जाएगा और कैसे उन्हें निर्देशित किया जाएगा, इन सभी कार्यों के लिए शैक्षिक प्रशासन विविध प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करता है। और शैक्षिक प्रशासन को समझने के साथ साथ में एक जो मुख्य रूप से शैक्षिक प्रशासन का एक सिद्धांत दिया गया, जिसे पोस्ट कोर्ब सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो कि लूथर गुलिक एक महत्वपूर्ण प्रबंधन शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने पोस्ट कोर्ब सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया कि प्रशासन के क्षेत्र को इन पोस्ट कोर्ब के प्रथमाक्षरों के अनुसार विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ है किसी भी संगठन में कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए उसके लिए योजना तैयार करना या किसी प्रकार का एक पूर्वानुमान लगाना, जो कि प्लानिंग के अंतर्गत आता है। स्टाफिंग, स्टाफ के कर्मचारी सदस्य उनको किस प्रकार से नियुक्त किया जाए, किस प्रकार उनकी योग्यता को जांचा जाए या किस प्रकार उनके अलग अलग जो मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी हुई जो अलग अलग समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार किया जाए, उसे स्टाफिंग के तहत लेते हैं। कोऑर्डिनेशन, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूं। इसी रूप में आगे हम चलते हैं तो उसमें बजटिंग यानी बजट बनाना किसी भी प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और बजट आप देखते हैं कि विभिन्न संस्थाओं में अलग अलग सीमा रेखाओं के अंतर्गत वार्षिक, द्विवार्षिक, पंचवर्षीय आदि बजट का निर्माण किया जाता है। अर्थात किसी भी पूंजी के निवेश के लिए जो पूर्व में पूंजी का अनुमान लगाया जाता है, एक अनुमानित तौर पे आय व्यय का जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है, उसे हम बजटिंग के अंतर्गत ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी भी विभिन्न प्रकार की फैली हुई क्रियाओं का यदि हम संगठन करते हैं या किसी प्रकार से उनको एक रूप में लाकर और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं, तो उसे हम संगठित करना यानी एक क्रिया की तरह से हम इसे समझ सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से यदि हमारा दूसरा शाब्दिक अर्थ है तो वो हम ले सकते हैं किसी प्रकार का संगठन, जो कि विद्यालय या महाविद्यालय के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन देना, संस्थान में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो गैर शैक्षणिक स्टाफ हो, चाहे वो शिक्षक हो या विभिन्न प्रकार के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो किस प्रकार से अपना कार्य करेंगे, क्या उनके लिए कार्य का जिम्मेदारी रहेगी, कितने समय में वो कार्य करेंगे। इनके लिए आवश्यक है कि उन्हें समुचित रूप से निर्देशन प्रदान किया जाए या निर्देश प्रदान किए जाए। उन्हें निर्देशों की अनुपालना में वे अपने कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसी सिद्धांत के अंतिम क्षेत्र के रूप में रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन तैयार करना, संस्थान के या संगठन के अंतर्गत होने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में लिखित रूप से प्रतिवेदन तैयार करना, अर्थात पूरे वर्ष पर्यंत या कह दें एक माह के अंतर्गत या एक सप्ताह में कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उन सभी की रिपोर्टिंग तैयार करना, प्रतिवेदन तैयार करना। इसके द्वारा हम पोस्ट कोर्ब के सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो स्कोप ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शैक्षिक प्रशासन के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि मैं पहले आपको ये बता चुका हूं कि शैक्षिक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के अंतर्गत कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के जो संकाय हैं, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो आपका शिक्षा विभाग है, विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं, उन सभी में यह प्रशासन इस बात के लिए कार्य करता है
कि किस प्रकार शिक्षा के लिए निर्धारित उद्देश्यों को समुचित मात्रा में प्राप्त कर लिया जाए। तो इसके क्षेत्र में हम यह समझ सकते हैं कि सबसे पहला लीगल स्ट्रक्चर यानी कि कानूनी संरचना। जो भी कर्मचारी, जो भी विभागीय गतिविधियां या विभिन्न स्तरों पे होने वाली कार्यवाहियां, उनके लिए जो विभागीय नियम परिनियम बने हुए हैं, लॉज एंड बायलॉज, उन्हें हम लीगल स्ट्रक्चर के रूप में समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हीं नियमों और कानूनों की परिपालना में सभी अधिकारी और सभी अधीनस्थ एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। दूसरे रूप में यदि हम बात करते हैं प्यूपिल्स यानी विद्यार्थी, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारा जो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, वो है हमारा विद्यार्थी। उसका अधिकाधिक किस प्रकार से विकास हो सके, उसे किस प्रकार से समुचित सुविधाएं मिल सके और किस प्रकार उसके अध्ययन, अध्यापन, पाठ्यक्रम, पाठ्यसहगामी क्रियाएं आदियों का संचालन किया जा सके, यह भी शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र होता है। तीसरे स्तर पर पर्सनेल्स यानी कि कार्मिक वर्ग, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मुख्यतः यहां यह समझने की बात है कि कोई भी कार्मिक वर्ग पूरे शैक्षिक प्रशासन का एक चालक बल पाया जाता है, यानी ड्राइविंग फोर्स, या इसे फ्लाई व्हील की संज्ञा दी जाती है कि यह एक ऐसा पहिया है जिसके चलते रहने से ही प्रशासन के कार्य सफलतापूर्वक संचालित हो सकते हैं। कार्मिक वर्ग सभी प्रकार से अनेक क्रियाएं करते हुए शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र को सफलतापूर्वक संचालित करता है। इसी रूप में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंस यानी कि किसी प्रकार का वित्त से संबंधित कार्य, पूंजीगत कार्य, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्यूरिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या। आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी और शिक्षकों की क्रियाएं होती हैं, उनका संचालन पाठ्यचर्या के अंतर्गत किया जाता है। पाठ्यचर्या जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को संचालन करना, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां वर्ष पर्यंत करवाई जाएगी, या पाठ्यचर्या का किस प्रकार से विकास समय की मांग के अनुसार करना है, नवीनता और आधुनिकता के अनुसार उसमें कौन सी चीजें जोड़ी जानी है, कौन सी चीजें हटाई जानी है, इन सभी चर्चाओं परिचर्चाओं के लिए और विभिन्न प्रकार की कमेटियों के लिए गठन करना आदि, यह पाठ्यचर्या जो हमारे शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगले रूप में यदि हम देखें फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि जो हमारी भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक संसाधन है, जो कि एक संगठन में निश्चित रूप से बेसिक नीड्स के रूप में पाए जाने चाहिए, जैसे आपके पीने के लिए पानी, बैठने के लिए हवादार कमरा, या किसी प्रकार का कार्य करने के लिए जो कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, या अनेक प्रकार की जो अन्य तकनीकी सामग्री होती है, या किसी प्रकार का जो खेल का मैदान है, इन सभी बेसिक सुविधाओं को पूरा करना भी शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है, जिसको हम भौतिक संसाधनों के रूप में जानते हैं। पब्लिक रिलेशन यानी कि किस प्रकार हम जनता के साथ में या अपने क्षेत्र के आसपास में पाए जाने वाला जो जन समुदाय है, उसके साथ में कितना अच्छा संबंध बना सकते हैं। तो इन सभी कार्यों को भी अंजाम देना शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है, क्योंकि किसी भी उत्पाद को जनता तक पहुंचाना किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के लिए उतना ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा जो है वो समाज को कुछ ना कुछ दे रही है और समाज में होने वाले विभिन्न परिवर्तन शिक्षा में कई परिवर्तन घटित कर रहे हैं। तो इन कार्यों के संचालन के लिए विशेषतः विभिन्न प्रकार के बुलेटिन, पत्र पत्रिकाएं या विभिन्न प्रकार के जर्नल्स जो कि जनता द्वारा पढ़े जाएं और विश्वविद्यालय या विद्यालय, महाविद्यालय में कैसी गतिविधियां गुणवत्ता पूर्वक संचालित हो रही हैं, शोध से संबंधित विभिन्न कार्य क्या हो रहे हैं, इनको जनता तक पहुंचाना और विभिन्न कार्यक्रमों में जनता के सहयोग से कई गतिविधियों का संचालन करवाना, जिसमें पर्व है, जयंती है, किसी प्रकार के शिविर हैं, इन सबको लगाना ताकि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि की सेवाओं का लाभ जनता तक भी पहुंच सके। इसे हम पब्लिक रिलेशन या जन समुदाय से संबंध के क्षेत्र में ले सकते हैं। अगली जो बात है वो हमारे प्रबंधन से जुड़ी हुई है, जो कि प्रशासन से ही एक प्रकार का समानार्थी शब्द है, लेकिन यह अपने आप में एक विवाद का विषय है कि प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है, क्या प्रशासन और प्रबंधन एक ही है, या इनके बीच में किस प्रकार से मत मतांतर पाए जाते हैं। उनके लिए अनेक मत दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अमेरिका जो है वो प्रशासन को मूलतः बड़े रूप में देखता है और प्रबंधन को उसका भाग मानता है, जबकि यूरोपीय मत में प्रबंधन को बड़े रूप में देखा जाता है और प्रशासन उसका एक छोटा भाग माना जाता है। खैर, हम सबसे पहले समझते हैं प्रबंधन के लिए शाब्दिक अर्थ, जिसे हम शब्दों के विखंडन से इस प्रकार समझ सकते हैं
मैनेज मैन टैक्टफुली, यानी कि किस प्रकार से एक संगठन में पाए जाने वाले मानवीय समुदाय को आप कौशलात्मक रूप से या टैक्टफुली किस प्रकार से ज्यादा यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे अधिक से अधिक काम ले सकते हैं और उनके बीच में परस्पर समायोजन और समन्वय से संस्थान का कितना अधिक विकास कर सकते हैं। यह प्रबंधन का एक प्रकार का शाब्दिक अर्थ हमें समझ में आता है कि मैनेज मैन टैक्टफुली, यानी कि मानवीय समुदाय को विभिन्न कुशलात्मक तरीके से काम में लेना और उनके द्वारा अच्छे से अच्छा आउटपुट प्राप्त करना मैनेजमेंट का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। यदि हम प्रबंधन के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो इसमें मूलतः 4 मुख्य क्षेत्रों पर हम बात कर सकते हैं, जिसमें प्लानिंग अर्थात किसी प्रकार की योजना बनाना, किन्हीं कार्यों के संचालन से पूर्व जो हम उसके लिए नियोजित रूप से एक योजना तैयार करते हैं वो प्लानिंग का क्षेत्र है। दूसरा जो कि बड़ा मुख्य क्षेत्र माना जाता है, प्रबंधन जो है वो वास्तव में कई जो विद्वान हुए हैं उनके अनुसार निर्णय की प्रक्रिया ही प्रबंधन है, क्योंकि यदि आपका निर्णय सक्षम है, शक्तिशाली है और निश्चित रूप से क्वालिटी का है, एक प्रकार से गुणात्मक है, तो निश्चित रूप से आपके जो अलग अलग कार्य हैं वे सफलतापूर्वक संपन्न हो सकेंगे। तो दूसरे क्षेत्र में निर्णय लेना, यानी निर्णय प्रक्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के अलग अलग सर्वेस करना, लोगों के मतों को जानना, संस्थान में आने वाली समस्याओं को जानकर निर्णय करना और कार्मिकों और विभिन्न प्रकार के अधीनस्थों के साथ में बैठकर किसी संस्थान के लिए निर्णय लेना, यह प्रबंधन का क्षेत्र कहलाता है। डायरेक्शन यानी निर्देशन, कर्मचारियों को और अधीनस्थों को कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो निर्देशन दिए जाते हैं, प्रपत्र दिए जाते हैं और विभिन्न प्रकार का जो संप्रेषण संस्थान में किया जाता है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, जिसके माध्यम से सूचनाएं अधीनस्थों तक पहुंचती है, अधीनस्थों से उनके नीचे अधीनस्थों तक पहुंचती है। इस प्रकार का एक हायरार्कियल या कह सकते हैं कि एक पिरामिड शेप का संबंध जो हमारे प्रशासन और प्रबंधन में पाया जाता है। तो निर्देशन यानी लोगों को सूचनाएं और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संप्रेषण करना निर्देशन कहलाता है। इसी प्रकार यदि अगले क्षेत्र में हम बढ़े तो परचेज यानी क्रय प्रबंधन की प्रबंधन के अंतर्गत महत्वपूर्ण होता है कि संगठन में कौन सा माल, किस प्रकार की वस्तुएं अनावश्यक हैं, बेकार हो चुकी हैं, वेस्ट हैं और जिनके बेचने से हमें पूंजी प्राप्त हो सकती है या जिनके बेचने से आने वाली पूंजी से हम नए संसाधन खरीद सकते हैं और उन संसाधनों को कितने मूल्य में खरीदना है, किस प्रकार से उनके लिए निविदाएं निकालनी है, किस प्रकार से उनकी रेट ऑफ एस्टीमेट तय करनी है और कितना हमारा पूंजी लगाने का इरादा है और बजट हमें कितना अलाउ करता है, इन सब चीजों को हम क्रय प्रबंधन में ले सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चीजों को खरीदना या क्रय करना इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी रूप में यदि हम देखें तो आगे बढ़ते हुए हम शैक्षिक प्रबंधन के विभिन्न तत्वों पर विचार कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम शैक्षिक प्रबंधन से जुड़े हुए जो अलग अलग तत्व हैं उनकी बात करते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन एक संगठन में किस प्रकार से कार्य करते हुए आगे बढ़ता है। तो जिसमें अगर विचार करें तो सबसे पहला जो तत्व है वो है बिल्डिंग, यानी किसी संगठन, चाहे वो विद्यालय हो या विश्वविद्यालय या शिक्षा से जुड़े हुए अनेक जो संस्थान है, उनके अंतर्गत एक अच्छे भवन की जो धारणा है, किस प्रकार से वो सुनियोजित हो, हवादार हो, प्रकाशीय व्यवस्था वहां पर उपलब्ध हो, किसी भी कार्य के लिए कक्षाएं हैं, कक्षा कक्ष हैं, ऑफिस का जो सेटअप है, उन सबको किस प्रकार वहां व्यवस्थित किया जाएगा, कहाँ खेल का मैदान होगा, कहाँ पर पानी पीने का स्थान होगा, कहाँ कंप्यूटर लैब बनाई जाएगी, उसके लिए पर्याप्त भूमि और उसका एक संरचनात्मक पृष्ठभूमि तैयार करना, यह भवन के तत्व के अंतर्गत आता है। दूसरे रूप में यदि हम देखते हैं प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, यानी किसी भी विद्यालय में पाए जाने वाले प्रधानाचार्य या कॉलेज में पाए जाने वाले, विश्वविद्यालय में पाए जाने वाले जो उनके मुखिया हैं और उनके साथ में काम करने वाले जो संकाय के सदस्य हैं, उनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उनके वेतन से संबंधित बातें, उनकी समस्याओं को जानना, उनका निदान करना, उनका उपचार करना और शिक्षकों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना, जिससे वे विद्यार्थी को अधिक से अधिक सफलतापूर्वक अपना आउटपुट दे सकें। उन टीचर से रिलेटेड जो भी उनकी संसाधनों की आपूर्ति है या उनसे संबंधित जो कार्य हैं, वो शैक्षिक प्रबंधन के तत्वों के अंतर्गत आते हैं।
तीसरे रूप में यदि हम देखें विद्यार्थियों का एक प्रकार का वर्गीकरण, कि किस किस प्रकार के विद्यार्थी जो हैं वो श्रेष्ठ प्रतिभा वाले हैं, कौन से विद्यार्थी कम प्रतिभा वाले हैं या जिनकी उपलब्धि कम है, उनके सुधार के लिए और क्या किया जा सकता है, या कह दें कि पूंजीगत जो अवधारणा है उसके आधार पर आर्थिक उन्नयन हेतु उन विद्यार्थियों को छांटना जिनके लिए एक छात्रवृत्ति की आवश्यकता है या जिन्हें विश्वविद्यालय महाविद्यालय के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उन विद्यार्थियों का अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण करना इस तत्व के अंतर्गत लिया जा सकता है। अगले तत्व में यदि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट एंड टाइम, तो हम किसी भी संस्थान में, चाहे वो विद्यालय हो या किसी प्रकार की शैक्षिक इकाई हो, तो आप जानते हैं कि विषय और समय का जो बंटवारा है, अर्थात किस व्यक्ति को किस समय कौन सा कार्य करना है, कितने समय में करना है और किस गुणवत्ता से करना है, तो उसके लिए एक समय का निर्धारण करना। जैसे विद्यालय में टाइम टेबल या समय सारणी का प्रभाग होता है, या विभिन्न विभागीय गतिविधियों में कॉलेज के शिक्षकों के लिए एक समय सारणी होती है, अशैक्षणिक स्टाफ के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्य या उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से समय, उपलब्ध समय के अनुसार उस समय का विभाजन और कौन कौन से विषय किस किस प्रकार से निपटाए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे, उन सब का एक वर्गीकरण या वितरण, कार्यों का वितरण जो है वह शैक्षिक प्रबंधन के तत्व के रूप में आ सकता है। एग्जामिनेशन एंड सक्सेस की परीक्षाएं, जो कि एक किसी भी शैक्षिक इकाई का महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, जिसमें परीक्षाओं का संचालन कौन सी अवधि में किया जाएगा, परीक्षा के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, कॉपीज का या किसी प्रकार के जो पेपर्स हैं, प्रश्न पत्र हैं, उनका छपना है, उनका चेकआउट होना है, कौन से एग्जामिनर को बाहर से प्रैक्टिकल के लिए बुलाना है, इन सभी परीक्षाओं के अलग अलग कार्यों का संचालन करना और किस प्रकार विद्यार्थी को अधिक से अधिक सफलता दी जा सकती है, या विद्यार्थी किसी संगठन में, शैक्षिक संगठन में जो चीज प्राप्त करने के लिए आया है उसे कितनी मात्रा में मिल रही है, उसे हम कितना उसे सफलतापूर्वक दे पा रहे हैं। जैसे अगर कोई वाणिज्य से संबंधित फाउंडेशन कोर्स का अगर कोई संगठन है, तो उसमें वाणिज्य से संबंधित दक्षताओं का क्या विद्यार्थी में विकास हो रहा है। यदि शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ कोई संस्थान है, तो क्या शिक्षक बनने के लिए उसमें जो क्वालिटीज होनी है उनको किस प्रकार सफलतापूर्वक उसमें इंडल्ज किया जा रहा है। ये सभी तत्व शैक्षिक प्रबंधन के एक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। अगले तत्व में यदि हम बात करें करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्यचर्या, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और पाठ्यचर्या के साथ साथ विद्यालय, महाविद्यालय आदि में संचालित होने वाली विभिन्न प्रकार की जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है, जैसे खेल कूद आदि है, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन है, या वार्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन है, या अलग अलग संस्थानों से निमंत्रण पर बाहर किसी प्रतियोगिता में जाने के लिए जो कुछ बातें हैं, उनको हम सह शैक्षिक गतिविधियों में, जो कि एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास का और सर्वांगीण विकास का अपने आप में हिस्सा है, उसे भी हम शैक्षिक प्रबंधन के तत्व के रूप में ले सकते हैं। एडमिशन एंड इंपोर्टेंट पेपर्स, यानी कि किसी भी विद्यार्थी का इस संस्थान में किस प्रकार से प्रवेश होगा और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं या पूरे संस्थान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं, उनका प्रबंधन करना भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। प्रवेश के लिए किस प्रकार का फॉर्म होगा, किस प्रकार फीस भरेगा, कितनी फीस होगी, हॉस्टल की कितनी फीस होगी, या कंप्यूटर के लिए कितना फीस उसका अरेंज किया जाएगा। इन सभी प्रवेश संबंधी प्रक्रियाओं को और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रपत्रों को इस शैक्षिक प्रबंधन के तत्व के रूप में जान सकते हैं। अगले रूप में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी कि एक विद्यार्थी जो किसी संगठन में, शैक्षिक संगठन में अध्ययन के लिए आता है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित उसका चेकअप करवाना है, उसके स्वास्थ्य की परिरक्षा के लिए उसे विभिन्न प्रकार की गाइडेंस देनी है, या शारीरिक गतिविधियों का आयोजन जिसमें उसका सर्वांगीण विकास संभव है, उनका आयोजन करवाना भी शैक्षिक प्रबंधन के एक तत्व के रूप में जाना जा सकता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधियों में हम ले सकते हैं गाइडेंस, यानी कि किसी भी छात्र को यदि हम विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए या भविष्योन्मुखी अनेक प्रकार की योजनाओं के बनाने में जो निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं किसी भी संस्थान में उपलब्ध करवाते हैं, वह भी शैक्षिक प्रबंधन के एक तत्व के रूप में है। इसी प्रकार
किसी भी संस्थान से जुड़ा हुआ उसका छात्रावास, महिलाओं के लिए या छात्राओं के लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था, विद्यार्थी जो पुरुष वर्ग है उनके लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था, उस छात्रावास में खाने पीने का सिस्टम क्या रहेगा, किस प्रकार उसकी फीस डिसाइड की जाएगी, कितने उसमें कमरे, कितने लोगों को अलॉट किए जाएंगे, इन सभी व्यवस्थाओं को हम छात्रावास व्यवस्था के अंतर्गत समझ सकते हैं। अगले रूप में यदि हम बात करते हैं तो एक तत्व जो असिस्टेंस टू पुअर एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि संस्थान में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी पाए जाते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम या कमजोर हो सकते हैं। तो सक्षम विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान करना, एवं जो गरीब विद्यार्थी है उन्हें किस प्रकार हम छात्रवृत्ति की सुविधाएं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की ओर से उपलब्ध करवा सकते हैं, यह जो क्षेत्र है वह भी शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र के रूप में जाना जा सकता है। अगले तत्व के रूप में यदि हम बात करें रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, जिसको हम पब्लिक रिलेशन के रूप में पहले समझ चुके हैं, जिसमें विद्यालय और समाज के बीच में किस प्रकार से अच्छा संबंध बनाया जा सकता है, जिसमें आप देखें पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए आजकल विद्यालय स्तर पर बनाई जाती है, जिसमें अभिभावक और शिक्षक परस्पर संपर्क करके एक दूसरे की समस्याओं को जानते हैं और उनके निदान के लिए अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन यदि विद्यालय के स्तर के साथ जोड़कर किया जाता है तो समाज भी उससे लाभान्वित होता है और समाज में विभिन्न प्रकार के संदेश जो अच्छे रूप में मूल्यों की स्थापना के लिए जाते हैं वह भी शैक्षिक प्रबंधन के इस तत्व के अंतर्गत आ सकते हैं। और इन दोनों के विशेषकर संबंध से जो एक अच्छा आउटपुट यानी कि शिक्षा के माध्यम से समाज को किस प्रकार विकसित किया जाए, सामाजिक स्तर पर लगने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विद्यालय या किसी प्रकार के संस्थान की भूमि को उपलब्ध करवाना या विभिन्न गतिविधियों शिविरों में विद्यार्थियों की सहभागिता निश्चित करना और विद्यार्थियों का अनेक प्रकार के जो क्षेत्रवार अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जयंतियों पर्वों पर आयोजित किए जाते हैं उनके माध्यम से जुड़ाव कैसे हो सकता है, तो समाज के लिए भी यह शैक्षिक प्रबंधन का जो क्षेत्र है वह विशेष रूप से भूमिका अदा करता है। तो अभी हमने समझा कि शैक्षिक प्रबंधन जो शिक्षा से जुड़े हुए प्रबंधन के अंतर्गत किस प्रकार विभिन्न गतिविधियों का संचालन सफलतापूर्वक करता है, जो कि अनेक तत्वों में बांटकर हमने समझा कि इन तत्वों के माध्यम से शैक्षिक प्रबंधन से जुड़े सभी लक्ष्य या सभी प्रकार के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार तय किया जा सकता है, इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है हमारा शैक्षिक प्रबंधन।